बेयर मार्केट एग्जैक्टली होती क्या और उसमें क्या बिहेवियर होता है? पिछले 50 साल की 40 साल की हिस्ट्री निकाल लीजिए, सेंसेक्स ने शायद कोई भी साल में 12 या 13% एग्जैक्ट रिटर्न। वन गोल्डन रूल विच पीपल डोंट नो, मार्केट्स आर ऑलवेज एंड इन बेयर मार्केट्स स्टॉक्स रिटर्न टू देयर राइटफुल ओनर्स। पहला रूल, अगर आपको वेल्थ बनाना है ना, यू हैव टू हैव फेथ इन द फ्यूचर। Pepsi Yes. was the second largest brand after Coke in US. Correct. And today it's not even in the top 4. स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि यू हैव टू बी क्रेजी इनफ टू चेंज द वर्ल्ड। इफ यू आर नॉट क्रेजी इनफ यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। तो क्या मैं इस 25,000 की तनख्वाह से 10 करोड़ के नंबर तक पहुंच सकता हूँ? तो अगर आज हम सबको इंडिपेंडेंट बनना है तो हमें ये 25 साल आने वाले जो 22 साल 2025 टू 22 ईयर्स, ये 22 साल का हम सबके पास गोल्डन मौका है। तो जितना आप इनकम से कमा सकते हो और इनकम को 12% कंपाउंडिंग पे और 15% की स्टेप अप करके हर इंसान 10 करोड़ बना सकता है। वो है क्विक, हमारा जैसे हम रैपिड फायर कहते हैं। करेक्ट। तो इसमें क्विक मैं आपसे आंसर्स एक्सपेक्ट करूंगा फटाफट। पहला क्वेश्चन है, इमरजेंसी फंड को लिक्विड फंड में डालेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट में डालेंगे? लिक्विड फंड। अगर कल को क्रिप्टो का म्यूचुअल फंड आ गया तो आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल, आई विल बी ओपन। ठीक। एंड आई विल इन्वेस्ट व्हेन एवरीबॉडी इज रशिंग टुवर्ड्स द एग्जिट डोर। परफेक्ट। आप एसआईपी ज्यादा प्रेफर करते हो या लमसम प्रेफर करते हो? लमसम इज बेटर। लमसम क्रिएट्स मोर वेल्थ। जस्ट एंड इसमें 1 मिनट का, 2010 में जब मैंने एसआईपी चालू की थी तो मेरे पास 5,000 रुपये ही थे। तो मैंने 17 रुपये पे डाला। उस वक्त 5 करोड़ होते और 17 रुपये पे डालता तो आज क्या वैल्यू होती? और आज की जो मेरी 5,000 जा रही है वो 200 रुपये के एनएवी पे जा रही है। Right. See, it's a no brainer. If you are investing in an economy which is going higher every year, every SIP that you are buying is at the higher rate. I should actually be doing lump sum. वाओ, ये बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यू है। जनरली लोग कहते हैं नहीं एसआईपी करो, टेंशन मुक्त रहो। देखो, try to understand. लम सम है आपकी पास्ट सेविंग्स, SIP इज फ्यूचर सेविंग्स। SIP कौन करता है? जिसके पास पैसे ही नहीं है। अगले महीने आएंगे तो अगले महीने SIP जाएगी, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट आपने 10 साल जो सेव करके वो तो लमसम है। एंड अगेन, अगर आपके पास लमसम है और आप उसको SIP फॉर्मेट में डाल रहे हो, यू आर डूइंग द वर्स्ट थिंग। यू नो व्हाई? जस्ट टेक आउट 45 years ऑफ इंडियन मार्केट्स। 36 या 37 टाइम्स मार्केट्स हैव क्लोज्ड पॉजिटिवली एवरी कैलेंडर ईयर। 4 बार ऊपर गए, 1 बार नीचे गया है। व्हाट इज योर ऑड्स? 4:1। सो व्हेन यू आर स्टैगरिंग, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट 4:1। समझ गया। अगर आप लमसम डालते तो 4 साल आप राइड कर सकते हो, बट आपने 4 साल में स्टैगर किया है, तो आप हर बार हाई रेट पे डाल रहे हो ना, तो इट डजंट मेक लॉजिक। ट्रू। तो लमसम इज एनी डे बेटर देन SIP, प्रोवाइडेड यू कैन स्टे देयर फॉर 10-15 years। Provided you can stay there for 10-15 years. Okay, 3 mutual funds. Having said that, अभी sorry. लोग मेरे से सवाल पूछेंगे आपके पास 20% कैश है, वो लमसम डाल दो। देखो, मेरा 80% इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, एंड 20% is that alpha money which I'm looking, and the whole world is my playbook. It's not कि इंडिया, मैं तो चाइना भी देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं शायद कोई ना कोई एसेट क्लास सस्ती मिल जाती है अगर आपकी नजर हो, तो आई एम विलिंग टू प्ले थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट। आई विल नॉट पुट डायरेक्टली एनीवेयर बिकॉज आई डोंट हैव कंट्रोल्स। म्यूचुअल फंड में मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी है, आई विल ट्राई टू डिप्लॉय दैट। Got it. 3 mutual funds for a 25-year-old investor. I wouldn't recommend the fund's name because that's not right. 25 कैटेगरीज में बताता हूँ। 3 फंड में डालना है तो एक पैसिव फंड ले लो आप, जो फैक्टर फंड जैसा मैंने आपको कुछ बताया, एक स्मॉल कैप ले लो और एक मल्टी कैप ले लो। Okay, done. 3 funds for a 40-year-old. सेम Okay. सेम। हाँ। सी क्या होता है, ये अगेन ये एक बहुत गलत थिंकिंग है कि 30 साल के लिए अलग है। ये सब आपकी रिस्क टॉलरेंस पे है। Got it. वॉरेन बफेट 95 पे भी 95 के है ना, 1 साल पहले तक एप्पल वाज 50% ऑफ हिज होल्डिंग। मतलब 4 स्टॉक्स वेर गिविंग हिम 95% ऑफ हिज एलोकेशन एट 95। एंड बाय द वे, एट 95 इज थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म। Long term. तो ये दिमाग का खेल है। प्लस आप इवॉल्व भी होते हो। अगर आप एजुकेट करते हो ना, तो रिस्क लेवल भी आपका चेंज होता है। जब आप डे 1 में मार्केट में आए, आप घबराए हुए थे, पर आपने एक साइकिल देख लिया, आपको लगता है हाँ यार ये सब पार्ट है, अब घबराना नहीं है। तो हमने 15 साल इन्वेस्टर्स को ट्रेन किया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स सब घबराते नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, वरना सब लोग भाग रहे होते हैं SIP बंद। उस दिन तो सबसे ज़्यादा पैसा है बिकॉज पीपल चेंज, पीपल इवॉल्व्ड। True. तो ये थंब रूल नहीं है कि 30 साल को ये करना चाहिए, 40 साल को ये करना चाहिए। बहुत लोग तो बोलते हैं जैसे 60 में आ गए तो अब सब फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, रिस्क क्यों लेना है? That's the biggest risk you are taking. You are going to live for another 30 years, right? Your money has to work beyond this thing. और आप कौन सा सारा पैसा एक दिन में खत्म कर रहे हो? True. तो आप SWP भी करोगे तो थोड़ा ही निकालोगे, बाकी पैसा तो है ही है। तो वो कंपाउंड करता है। तो कंपाउंड करता है। So whenever you are putting money, think what is the time horizon and are you able to live through the volatility?
तो अगर आपको वोलेटिलिटी, और एक चीज़ आप म्यूचुअल फंड्स में मान लो जीरो कभी नहीं हो सकता है. जापान जैसी हालत हुई, जैसे 90s में जापान वाज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीक, यस, प्राइस टू अर्निंग 60-70 हो गई थी उनकी. करेक्ट. कहा जाता था कि टोक्यो में जितने की रियल एस्टेट है उतने में आप पूरा न्यूजीलैंड खरीद सकते हो. यू नो दैट काइंड ऑफ मैसिव Yes. एसेट बबल वहां क्रिएट हो गया था. और आज 35 इयर्स के बाद वो पूरा यू टर्न मार के गिर के वापस उस लेवल पे आया जो 90s में था. करेक्ट. अब अगर खुदा ना खास्ता भारतीय मार्केट के साथ ऐसा हो गया तो बेचारे जो मैं भी सही, आप भी सही, कोई भी एसआईपी कर रहा है, करेक्ट. चलो आप और हम शायद थोड़े इवॉल्व है तो कुछ हम करेंगे, जगल करेंगे, पर एक आम इंसान जो नौकरी कर रहा है, जो सोचा था कि मैं 10 करोड़ का सपना लेके बैठूंगा, करेक्ट. उसकी स्थिति क्या होगी और उसको इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि मार्केट्स भी बहुत तरह फिजिक्स की तरह काम करता है. इसीलिए मैंने आपको बोला मल्टी स्पेशलिटी आपको थिंकिंग होनी चाहिए. फिजिक्स में वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन, जितना खींचोगे उतना जाता है. राइट. तो सब लोग क्रैश को याद रखते हैं, उसकी पहले की हिस्ट्री नहीं देखते हैं कि वो ऊपर कितना गया था. जैसे अभी आपने बताया रियल एस्टेट इतना ऊपर गया था, राइट. वन प्लॉट ऑफ दिस थिंग वाज इक्वल टू द एंटायर अमेरिकाज दिस थिंग. तो वो भी 5-8 सालों में इतना बढ़ गया था. लास्ट के 85 से लेके 90 तक जो भी है. तो रियल एस्टेट बढ़ा तो स्टॉक मार्केट भी क्रेजी, मतलब 8 साल में 8-10-15 गुना हो गया था, ऐसा टाइप का हो गया था, क्रेजी. तो अगर आप टॉप पे आए थे, मान लो आपने नहीं देखा, तो यू विल डिजर्व इट, बिकॉज वो टॉप जैसे जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी आएगा. कोई भी चीज़ हो, चाहे इंडिया का मार्केट हो चाहे यूएस का मार्केट हो, जितना जल्दी ऊपर जाएगा ना उतना जल्दी संजय जी वो नीचे आना जरूरी है. चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे गोल्ड हो. वन वे डायरेक्ट, नो ट्री ग्रोज टू हेवन. ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, राइट. एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज सिक्लिकल. अच्छे दिन भी सिक्लिकल है, खराब दिन भी सिक्लिकल, लाइफ में भी. और ये वक्त भी बीत जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा, राइट. तो अगर आपने उस वक्त डाला है तो आपने एक्चुअली गलत काम किया, और आपने सारे पैसे उस वक्त डाले हैं टॉप में, तो आपने तो बिल्कुल गलत काम किया है. सेकेंड चीज़, यू हैव टू थिंक कि क्या ये इंडिया में हो सकता है. लोगों को ये डर है, बिल्कुल हो सकता है इंडिया में. बट अगर एज लॉन्ग एज इंडियन मार्केट्स आर रीजनेबली वैल्यूड, आज जैसे हम बोलते हैं वो पेंडुलम में यहाँ नहीं है मार्केट, इट इज़ मॉडरेटली और मे बी 10-15% एक्सपेंसिव, दैट्स ओके, राइट. मार्केट कभी भी फेयर वैल्यू एग्जैक्ट पे नहीं होगी, कभी नहीं होगा. ये तो थोड़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, ये थोड़ा कम होगा. तो जब तक वो एंड पॉइंट पे नहीं है या क्लोजर टू एंड पॉइंट नहीं है, तब तक आपका उतना क्रैश नहीं होएगा. ये 5 साल का रिटर्न नहीं होगा. तो हालांकि मैंने आपको क्या बताया, लास्ट 5 साल का रिटर्न 25 है. अब डोंट एक्सपेक्ट 25 आएगा. 12 भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है, और 10-9 भी आए ना तो कोई खराब नहीं है. एफडी से तो बेटर ही है. आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो उससे तो पैसिव इन्वेस्टर, तो उससे तो एफडी से तो बेटर ही है ना. तो बी प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट 5 इयर्स 7, 8, 9, 10, 12 आएंगे, राइट. एंड यू हैव टू राइड इट. यू कांट से बॉस मैं ये नहीं लेने वाला, जब वापस आएगा, वो टाइमिंग नहीं हो सकती है. तो जापान का जो मैंने बताया, तो इंडिया में भी ऐसा होएगा. इनफैक्ट हुआ है बहुत बार. 93 से लेकर 2002 तक, 92 हर्षल मेहता स्कैम के बाद 4000 का इंडेक्स था. 2002 में इंडेक्स वाज 2800. तो 12 साल जीरो रिटर्न्स. गुड़गांव रियल एस्टेट 2012 से लेके या 2010 के बाद से लेके 2020 जीरो रिटर्न्स. मुंबई रियल एस्टेट जीरो रिटर्न्स. हर एसेट क्लास में ऐसा होता है. गोल्ड 2011 टू 2019 जीरो रिटर्न्स. बट ये जापान वाला केस थोड़ा ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो गया, 35 इयर्स. तो उसके फैक्टर्स समझो. देखो इक्विटीज क्या है फाइनली, अंडरलाइंग बिजनेसेस ही तो है. तो अंडरलाइंग बिजनेसेस अगर आपका प्रॉफिट्स नहीं बनाएगी तो मार्केट्स कभी ऊपर नहीं जाएगा. हम चाहे कितने भी ये एफआईआई की बात कर लें, मार्केट्स है डिमांड सप्लाई. डिमांड होगा तो बढ़ेगा, सप्लाई होगी तो घटेगी. डिमांड सप्लाई किस पर डिपेंड करता है? अंडरलाइंग क्या है. अगर अंडरलाइंग एंटरप्रेन्योर्स पैसा बना रहे हैं, 15% आरओई बना रहे हैं बिजनेस में, तो मार्केट 15% रिटर्न देगा ही देगा. ईपीएस ग्रोथ अगर हो रही है तो देगा ही. अगर आपको ये विश्वास है कि हमारा देश, हमारी इकोनॉमी अगले 25 साल ग्रो करने वाली है, ये सेट ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये 15% का रिटर्न बनाएंगे, तो आपका मार्केट्स भी 15% बनाएगा. प्रॉब्लम खाली क्या होता है, अगर मार्केट ने बहुत ओवर वैल्यूड कर दिया, राइट, और आपने उस वक्त इन्वेस्ट किया, देन टाइम बिकम्स योर एनिमी. बिकॉज आप वैल्यूएशन ये दे रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ये है, उसको आने में टाइम लगेगा. जब तक वो बराबर नहीं होगी तब तक आपने ओवर वैल्यूड किया, आपने वो टाइम खो दिया है. फिर एक बार वापस वो ऊपर चली जाएगी तो आप पैसे बनाओगे. तो यू नीड टू सी व्हाट यू बाय इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू पे इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू बाय. आज मैंने पीएसयू फंड में क्यों डाला? क्योंकि 10 साल का नेगेटिव रिटर्न था सर. तो इसका मतलब ये नहीं पीएसयू फंड का, पीएसयू कंपनी खराब है. उस वक्त साइकिल नहीं था. उस वक्त मैंने इंडिया में एक ही पीएसयू फंड था जब मैंने डाला था. उसके बाद 1-2 और आ गए थे. मैंने देखा 10 जो 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो का आरओई 17% था सर. संजय जी 17% पब्लिक सेक्टर का आरओई, अच्छी पब्लिक सेक्टर थी, फिर भी खराब दे रहा है. तो ये परमानेंटली तो हो नहीं सकता है. तो मैंने
डैबल करके डाल दिया और अब वो राइट पड़ा। तो एज लॉन्ग एज अंडरलाइंग पोर्टफोलियो अच्छा दे रहा है और भाव आपको सस्ते में मिल रहा है, बस आंख बंद करके डालो। सर ये जापान वाला सिचुएशन क्या एसेट एलोकेशन से, डाइवर्सिफिकेशन से बीट किया जा सकता है? किया जा सकता है। आज जैसे मेरा पैसा पूरा इंडिया में है, बिकॉज आई एम बाइस्ड। अगेन आई सेड, जिस दिन इंडिया बहुत एक्सपेंसिव लगेगा मुझे कि बहुत पैसा बन गया और बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, आई वोंट माइंड पुटिंग 30-40% into gold or other international asset allocation. See, rebalancing is very important. First is asset allocation, buy low, sell high, and rebalancing. तो जापान में भी अगर वो सही बंदा होता तो वो गलती नहीं करता। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप बाई करके भूल रहे हो। और एक बात बताओ, इंडिया में भी आपने जब टॉप में बाई करके भूल भी गए ना, तो भी आपने 10 साल में 12% रिटर्न कमाया है। 2008 के टॉप पे भी आपने डाला है पैसा, 2020 के भी कोविड से पहले भी आपने पैसा डाला और आज देख लो आप, तो आपने फिर भी 12-13 बनाया। कम बनेगा, बॉटम में डाला होता, बट आप नुकसान नहीं करोगे फिर भी, क्योंकि अंडरलाइंग इकोनॉमी कैचअप कर लेती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल की क्या चीज़ बढ़ा रही है, वो इंजन को काम करते रहना पड़ेगा।